हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है यूपी टेट सी टेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आज से या फिर यूं कहें कि इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, या फिर यूं कहें कि जो प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे, देखेंगे। अच्छा, क्यों देखेंगे और क्यों रिवीजन करेंगे? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, यानी कि श्योर आपके 2 से 4 नंबर बिल्कुल से आप कंफर्म समझिए, है ना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही मिलता है आपके कि 2 से 4 नंबर मिल जाते हैं। दूसरा, ये आपको पता चलता है कि आपको किस फील्ड में ज़्यादा तैयारी करनी है, यानी कि किस टॉपिक पर ज़्यादा तैयारी करनी है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का नेचर क्या है। जी हाँ, डिफ़िकल्ट है, इजी है, मीडियम है, किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कितना डीपली पूछा जा रहा है और उसका कितना ऊपर ऊपर पूछा जा रहा है, तो आपका ये सभी पता चलता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस के 50 क्वेश्चन। जी हाँ, और मैंने पेपर कौन सा लिया है, तो अभी आपका हाल ही में लेटेस्ट में हुआ 2020 में, कौन सा 2020 में जो आपका यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने पेपर लिया है, और उस पेपर में से लिए हैं मैंने जीएस के 50 क्वेश्चन। तो हमारा ये पहला प्रयास है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग यूपी टेट का पहला वीडियो बना रहे हैं, इसके पहले यूपी टेट से रिलेटेड कोई वीडियो हम लोगों ने नहीं बनाया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है हमारे लोगों के पास, लेकिन एक्सपीरियंस है, लेकिन हम लोग पहला वीडियो ये बना रहे हैं। अच्छा, ये सीरीज़ क्यों, यानी कि हम लोग पहले टॉपिक डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इससे आप जान सकें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल टॉपिक भी पढ़ेंगे, और वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कमेंट करके जब बताएंगे कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो टॉपिक आपका पहले स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है, ढेरों मोटिवेशन देता है लगातार काम करते रहने के लिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं और पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पर्यावरणीय अध्ययन। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। जी हाँ, तो इससे क्या पता चलता है, एक तो ये है आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है, दूसरा एक तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है। तो जो 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी वो चली थी आपकी 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के मध्य, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसने कुल दूरी कितनी तय की थी, तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर इसने दूरी तय की थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो आयोजित किया जाता है वो आपका सोनपुर में, कहाँ पर, सोनपुर में आयोजित किया जाता है, बिहार के सोनपुर। कहाँ पड़ता है सोनपुर? आपका बिहार में पड़ता है ना। तो हर साल कार्तिक पूर्णिमा में आपका ये मेला लगाया जाता है, और क्या है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस बात को आपको जरूर से ध्यान रखना है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद, जी हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई आपको डाउट है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप मैसेज करें, हमें फॉलो करें, आपको रिप्लाई जरूर से मिलेगा। अभी तक जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं या फेसबुक पर फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मैं सभी का मैसेज पढ़ता हूँ और सभी का रिप्लाई भी देता हूँ, और यूट्यूब पर भी है। यूट्यूब पर अगर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और सभी के रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको कि मैं कमेंट कर दूंगा शायद रिप्लाई आए या ना। अगर आप कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई जरूर से मिलेगा। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन तो होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ 7 अन्य सदस्य होते हैं।
जी हाँ, कितने? 7 अन्य सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समता के अधिकार। देखिए अभी आपका संविधान से क्वेश्चन आ गया, यानी कि आपको संविधान भी पढ़ना जरूरी है। जी हाँ, जैसे कि पशु मेला ऊपर हमने देखा, पहली ट्रेन देखी, तो वो आपका लगभग आप कनेक्ट करेंगे तो जियोग्राफी से आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका समता के अधिकार का उल्लेख, तो ये आपका पॉलिटी का है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको साथ साथ में पता चलेगा, है ना। तो जो समता का अधिकार है यानी कि समानता का अधिकार, वो अनुच्छेद कितने में बताया गया है, उल्लिखित है कितने में? तो अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 to 18 आपका ऑप्शन ए आपका सही होगा। अच्छा, जो आपको पता होगा कि आपके कितने मौलिक अधिकार हैं। जी हाँ, 6 टोटल मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं टोटल? 6 मौलिक अधिकार हैं। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और अंत में छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अच्छा, यहाँ पर हमेशा एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो जब आपसे डायरेक्ट सिर्फ इतना ही पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है प्रस्तावना। लेकिन अगर क्वेश्चन को बदल दे, थोड़ा सा ही बदल दे, और वहां पर आपका नाम आ जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जी हाँ, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब वहां पर नाम जोड़ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तब आपका आंसर बदल जाएगा और आंसर होगा अनुच्छेद 32। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिसको संविधान की आत्मा कहा, वो है आपका अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब अंबेडकर जी का नाम जुड़े तो आर्टिकल 32 आपको टिक करना है, और जब नाम ना जुड़े, सिर्फ इतना ही लिखा हो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रस्तावना, आंख बंद करके। आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा, सभी चीजें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए आगे देखते हैं, किस देश में लचीला संविधान लागू है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो लचीला संविधान लागू है आपका यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन सी आपका सही है। अच्छा, लचीला संविधान से क्या मतलब होता है? जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, वह है आपका लचीला। तो फिर कठोर, तो आप परिभाषा से ही समझ गए कठोर संविधान क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, जिसमें आसानी से संशोधन ना किया जाए। और वो कहाँ, इस कठोर संविधान किस देश का है? आपका अमेरिका का है। और भारत का संविधान कैसा है? ना तो कठोर है ना ही लचीला है, यानी कि कठोर और लचीले का मिश्रण है भारत का संविधान। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान की प्रकृति क्या है, तो आपको बताना है ना कठोर ना लचीला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। आपको पता होना चाहिए कि रेंडियर आपका ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है कि टुंडा प्रदेशों में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो आपने देखा होगा, जब क्रिसमस कहीं पर देखा होगा, तो जो सेंटा क्लॉज होता है, सेंटा क्लॉज जिस गाड़ी में बैठता है, तो जो उस गाड़ी को जो जानवर खींचते हैं, देखा होगा हिरन की तरह जानवर होते हैं ना, तो उनको हम रेंडियर कहते हैं। कैसे पहचानेंगे आप रेंडियर को? तो जब सेंटा क्लॉज आता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी टीवी में दिखाते हैं या आपने यूट्यूब में देखा होगा कि जो सेंटा क्लॉज जिस गाड़ी में आते हैं और जो उस गाड़ी को जो जानवर खींचते हैं वो होते हैं आपके रेंडियर। तो आपने देखा होगा वो गाड़ी कहाँ चलती है? आपकी बर्फ में चलती है, तो ठंडे प्रदेशों में यानी कि टुंड्रा प्रदेशों में, तो वहां पर आपका रेंडियर पाया जाता है। तो आसानी से आप लगा सकते हैं रेंडियर, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? जी हाँ, घास के मैदान से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा कंपास। कौन सा? कंपास, ऑप्शन ए। शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है आपका कंपास। अच्छा, नहीं है तो किस प्रकार का है? यह है आपका उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका एशिया। कौन है? एशिया महाद्वीप आपका जनसंख्या के आधार पर बड़ा है। देखिए यहाँ पर फिर जियोग्राफी का आपको क्वेश्चन आ गया। घास का मैदान वो भी आपका जियोग्राफिक क्वेश्चन है, रेंडियर वाला वो भी आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। और एशिया आपका क्षेत्रफल के अनुसार भी आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो आपका थारू जनजाति है वो है आपकी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, साथ साथ में उत्तराखंड में। जी हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, तो इसको बाद में आयोग ने संशोधित भी किया था और दोनों को उत्तर माना था। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में जो थारू जनजाति है वो आपकी पाई जाती है ना। चलिए, और एक बहुत ही फेमस करेक्टर है इसका थारू जनजाति का, जिसके लिए फेमस है, ये जो दिवाली का त्यौहार होता है, जी हाँ, दिवाली या दीपावली का त्यौहार ये शोक के रूप में मनाते हैं। तो ये आप कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? तो वह है आपकी थारू जनजाति। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और उत्तराखंड में भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित है। आपका क्या है क्वेश्चन? भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन, तो कहाँ पर आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई स्टील प्लांट आपका स्थित है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। यहाँ मुख्यतः रेलों का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? तो जो आपके पंचायती राज संस्थाओं में, कहाँ पर? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर आपका आरक्षण की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो उम्र है वो है 35 ईयर्स। जो देश के राष्ट्रपति की होती है वही राज्यपाल की होती है, क्योंकि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है ना। सर्वोच्च नागरिक, देश का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जो राज्य का राष्ट्रपति की, जैसे मान लीजिए देश के लिए जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो उनके लिए भी 35 ईयर्स आपकी एज है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। चलिए थोड़ा यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर जूम आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए दिख रही है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। किस प्रकार आप मिलाएंगे, है ना? तो आपको बताना है कि भारतीय संघ में क्या होता है, कौन होता है, राज्य में कौन होता है, नगर निगम में कौन होता है और ग्राम पंचायत में कौन होता है ना। एक तरफ आपका दिया है लिस्ट 1 में भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत। एक तरफ दिया है प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल और मेयर। इनको मैच करना है। तो भारतीय संघ यानी कि इंडियन यूनियन में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये तो बिल्कुल सामने आ गया। राज्य में कौन होता है? राज्य में आपके राज्यपाल होते हैं, अभी ऊपर डिस्कस किया हमने। नगर निगम आपका कहाँ होगा? नगर निगम शहर में होगा। तो शहर में आपका क्या होता है? मेयर होता है। कौन बनता है नगर निगम का प्रमुख? मेयर बनता है। और ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। तो आसानी से आप ऑप्शन टिक कर लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखते जाइए आपका लेवल क्या है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ। कहाँ पर? 1959 में केरल में। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आप थोड़ी सी आप भी मेहनत करिए, बताइए अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 किस बात का उल्लेख करता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये भी आप बताते रहिए कि ये जो सीरीज है इसका कंप्लीट होने के बाद आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं सर्वप्रथम, है ना। टेट के लिए, सी टेट के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए, जूनियर लेवल के लिए, आर्ट साइड के लिए, साइंस साइड के लिए आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, है ना। और आप सभी देख रहे होंगे कि चैनल पर लगभग 42,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो हम लोगों ने फटाफट से एक टारगेट रखा है। क्या रखा है? 50,000 सब्सक्राइबर का हम लोगों ने एक टारगेट रखा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 50,000 का टारगेट पूरा कराने में मदद करेंगे, अपने परिवार को धीरे धीरे बड़ा करेंगे। तो नेक्स्ट है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है?
तो जो नगर निगम है उसके द्वारा आपका कौन सा कर लगाया जाता है? उपरोक्त सभी। हाउस टैक्स भी लगाता है, टोल टैक्स भी, शहर में जो चुंगी कर होती है, चुंगी लगा के लिया जाता है ना, वो भी लगाता है, और मनोरंजन कर आपका, एंटरटेनमेंट टैक्स भी आपका लिया जाता है। यानी कि मनोरंजन, जैसे कहीं फिल्म है, कोई प्रदर्शनी है, कोई सर्कस है, कोई नौटंकी है इत्यादि पर मनोरंजन कर आपका लगाया जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? मेयर या फिर महापौर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा है आपका? वो है आपका एखोर्निया क्रॉसिपस। कौन सा है? एखोर्निया क्रॉसिपस, यानी कि जलकुंभी। आपने देखा होगा तालाब के ऊपर बड़े बड़े आकार की, मान लीजिए ये आपका तालाब है, यहाँ पर बड़े बड़े आकार की जलकुंभी निकल आती। इतनी बड़ी होती कि मालूम नहीं होता कि यहाँ पर ये तालाब में पानी है या बिल्कुल सूख गया है तालाब। अगर गलती से भी उसमें कोई जानवर गिर जाता है तो बहुत ही मुश्किल है उसका बच पाना, बहुत ही मुश्किल से वो निकल सकता है। अगर कोई हल्की चीज़ है तो उस पर आसानी से वो चल भी सकती है, इतनी ज़्यादा घन होती है। जिस भी तालाब में हो जाती है तो उसको बिल्कुल से गंदा करके, बिल्कुल ख़राब करके उसको छोड़ देती है ना, बिल्कुल से ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, किस खरपतवार को कहा जाता है? तो जलकुंभी है, एखोर्निया क्रॉसिपस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। वायरस के अजीव होने का लक्षण है। अजीव, एबायोटिक। द एबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज, मतलब अजीव, अजैविक मतलब निर्जीव, तो इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अच्छा, अजैविक करैक्टर कौन से होंगे और जैविक करैक्टर कौन से होंगे वायरस के? तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। निर्जीव पदार्थों के बाद इसको बोतल में बंद करके आप इसको रख भी सकते हैं, है ना। फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं, यानी कि जब किसी ये सजीव पदार्थ के संपर्क में आएंगे तो ये अपना तुरंत से रूप बदल देंगे, अजैविक से जैविक हो जाएंगे या निर्जीव से सजीव हो जाएंगे, है ना, और अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो वायरस में सबसे बड़ी खराबी यही होती है। अच्छा, जैविक लक्षण कौन से होंगे? इसकी माप क्या है, इसकी आकृति क्या है, इसकी संरचना क्या है ना, ये सभी कैरेक्टर आपके जैविक लक्षणों में आएंगे। और मैंने बता दिया कि क्या है, जब ये किसी के संपर्क में नहीं है तो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, और जैसे ही किसी सजीव वस्तु के संपर्क में आएंगे तो फटाक से अपना काम करना शुरू कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायक होता है वो क्या है? इथाइलिन। ऑप्शन सी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन? इथाइलिन आपका प्रयोग किया जाता है, पादप हार्मोन होता है आपका, ठीक है। वैसे आपका कार्बेट का भी प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, यानी कि फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल इज, कौन है आपका? वो है क्लॉस्ट्रीडियम। ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्लॉस्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है जो कि भूमि में क्या है? स्वतंत्र तौर पर रह सकता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है ना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। अच्छा, आपने एक और सुना होगा जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम। कौन करता है? राइजोबियम आपका करता है, लेकिन वो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। जी हाँ, दलहनी फसलें जैसे कि आपका अरहर है, मटर है, इनकी जड़ों की गांठों में पाया जाता है और वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना। तो यहाँ पर अंतर समझ लेना है, कौन जड़ों में पाया जाता है तो राइजोबियम, और कौन स्वतंत्र रूप से पाया जाता है तो वह है आपका क्लॉस्ट्रीडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कोशिका में सामान्य रूप से जो पाया जाता है वो है आपका बी डीएनए। ऑप्शन बी आपका सही होगा, बी डीएनए, है ना। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, नाम में ही लिखा है न्यूक्लिक एसिड। तो 2 प्रकार के आपके अमीनो अम्ल होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, यानी कि विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सेसाइल एनिमल एमंग ऑफ द फॉलोइंग। कौन है आपका, वो है आपका यूप्लैक्टेला। क्या है, यूप्लैक्टेला आपका पोरीफेरा संघ का जंतु होता है, जो कि एक अचल है। अचल है यानी कि यह अपने दृढ़ आधार से चिपका हुआ रहता है। इसे वीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि वीनस की फूलों की टोकरी किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूप्लैक्टेला को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अगर आपको बोरियत लग रही हो, वीडियो अगर आपको लंबा लग रहा है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इसको फटाफट से सॉल्व कराएं, फटाफट से बताएं। हालांकि मैं ये चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन करें, लेकिन आपको उसी से रिलेटेड 2 से 3 आंसर और पता चल जाए, यानी कि उससे संबंधित जानकारी मिल जाए, तो यानी कि उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन बने तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज। तो मैंने अभी ऊपर बताया क्या, डीएनए आरएनए। तो क्या होते हैं वो, आपके अमीनो अम्ल होते हैं। तो अमीनो अम्ल ही क्या है, आपकी जो प्रोटीन होती हैं। तो अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती हैं। आपको मैंने ऊपर आंसर बता ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, विच ऑर्गेनेल इज absent इन प्लांट सेल। तो कौन सा आपका जो अंग है वो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, तारक काय, सेंट्रोसोम। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तारक काय के 2 प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक सेंट्रियोल होता है और एक आपका होता है सेंट्रोस्फीयर। कौन सा होता है, एक सेंट्रियोल होता है, दूसरा सेंट्रोस्फीयर होता है। तो तारक काय आपका पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाएगा आपका, जंतु कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। कौन सा है, लीवर, यकृत। इजी है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सभी को बच्चों को पता होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, लीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड ऑफ द उत्तर प्रदेश इज। क्या है आपका, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको यूपी स्पेशल भी जानकारी होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन। ऑप्शन डी आपका सही होगा। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश। क्या है, राजकीय पुष्प पलाश। हमारे और मोर क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वा किस आदिवास में शामिल है, पूर्वा किस आदिवास में शामिल है, हैमलेट इज एसोसिएटेड विथ विच सेटलमेंट। आपका जो पूर्वा है वो किस आदिवास में आपका शामिल होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ग्रामीण, रेखीय, नगरीय और अपखंडित। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं गलती से 50 निकल गया। लेकिन जो आपका पेपर होता है टेट का, उसमें तो जीएस के केवल 30 ही क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ, तो 30 क्वेश्चन होते हैं। मेरे गलती हो गई मुझसे, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही आपके आते हैं जीएस से। चलिए, मैंने अपनी गलती को ठीक कर लिया है, तो आप नेगेटिव कमेंट मत करें। ठीक है, चलिए, पूर्वा किस आदिवास में शामिल है। जो लोग गांव से होंगे तो उनको जरूर से पता होगा कि ग्रामीण में, है ना, ग्रामीण आदिवास में आपका ये शामिल होता है, क्या, पूर्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा ज्वालामुखी है, पर्वत है, विच इज वोल्केनो माउंटेन। कौन सा है पास, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, किलिमंजारो। ऑप्शन सी, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5882 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एलिफेंटा द्वीप स्थित है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो कहाँ पर स्थित है आपका एलिफेंटा द्वीप, स्थित है कहाँ पर, मुंबई तट पर। मुंबई तट पर, ऑप्शन बी आपका सही है। यह एक है पर्यटन स्थल है, जिसमें गुफा मंदिर हैं, एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो एलिफेंटा द्वीप पर है, और एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, मुंबई तट पर, मुंबई कोस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, तो कहाँ पर वर्षा होती है,
क्या है आपका ऑप्शन 70 टू 200 सेंटीमीटर। जहां पर 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है वहां पर आपके मानसूनी वन पाए जाते हैं। अच्छा, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए हैं? तो आपको उत्तर पता होना चाहिए जरूर से, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में किस प्रकार के वन, किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए, और इन वनों के अगर एग्जाम्पल पूछे तो क्या होंगे? साल होगा, सागौन, आबनू, शीशम, चंदन, पीपल, सहतूत, अर्जुन आदि प्रकार के वृक्ष आपके ये आएंगे कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। आई होप हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है क्योंकि बिल्कुल से फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें जिससे कि आप पार्ट सेकंड आए या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आए, पेपर आए तो उससे भी आपको नेक्स्ट वीडियो आए तो वो आपको पता चल जाए। ठीक है ना? 50,000 सब्सक्राइबर का जल्दी से जल्दी लक्ष्य कंप्लीट करना है। और आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये सीरीज़ खत्म होने के बाद, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ खत्म होने के बाद फटाफट से कमेंट करिए। अच्छा, क्या आप NCERT भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि NCERT बहुत ज़रूरी होती है टेट के लिए, CTET के लिए और सुपर टेट के लिए बहुत ही मस्ट होती है ना? कार्बी एंगलॉग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलॉग प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ, यानी कि किसका विस्तार है ये? तो आपको पता होगा किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का, पेनिनसुलर प्लेटू का ये विस्तार है। जो आपका कार्बी एंगलॉग पठार है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। और यह क्षेत्र आपका जून से, कब? जून से सितंबर के दौरान ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। और इस पठार की ऊंचाई औसत कितनी है? 300 टू 400 मीटर है। तो ये यहाँ पर आपके आज के सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन जीएस के। इससे आपको पता चल गया होगा कि आपके जो लेवल है, स्तर है, वो इजी है या टफ है या मॉडरेट लेवल का है, और आपको किस किस फील्ड पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना? ये आपका कौन सा था? ये प्राइमरी लेवल का है ना? 1 से 5वीं क्लास तक का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था टेट जनवरी में, वो आपका ये आपका क्वेश्चन पेपर था। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में करने करके पूछ सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।